नमस्कार दोस्तों। ईरान ने अगर अमेरिका की जिद नहीं मानी, अमेरिका की शर्तें नहीं मानी, ट्रंप से ईरान ने अगर डील नहीं किया, ईरान ने अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला, ईरान ने अगर ट्रंप के अल्टीमेटम को हल्के में लिया, तो क्या अमेरिका ईरान को स्टोन एज में भेज देगा, यानी पाषाण काल में भेज देगा? स्क्रीन पर आप एक ट्वीट देख रहे हैं, अमेरिकी रक्षा मंत्री वॉर सेक्रेटरी का ट्वीट। 5 शब्द हैं, बैक टू स्टोन एज। ये वो शब्द हैं जो अमेरिकी राष्ट्रपति बीते 72 घंटों से कई बार दोहरा रहे हैं। आज भी राष्ट्र के नाम संदेश में ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने उनकी बात नहीं मानी तो ईरान को स्टोन एज में भेजा जाएगा। यह भी कहा 2 हफ्ते में बड़े हमले और कड़े हमले ईरान पर होंगे। साथ में अपनी पीठ थपथपाई, एक तरफा जीत का ऐलान किया, ईरान को तबाह और बर्बाद करने का ऐलान किया, ईरान में रिजीम चेंज करने का भी ऐलान किया कि ईरान में वो रिजीम है नहीं, बड़े नेताओं की किलिंग हो गई, रिजीम अपने आप चेंज हो गए। तो इसका क्या मतलब है? लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पल्ला भी झाड़ा। हमारे साथ एक खास मेहमान हैं जिन्हें आप हमारे यूट्यूब चैनल पर कई बार देख चुके हैं, जमीर अब्बास जाफरी साहब। उन्हें इसलिए आमंत्रित किया ताकि समझें कि अगर ट्रंप इस तरह की बात कर रहे हैं, धमकी भी दे रहे हैं, चेतावनी भी दे रहे हैं, एक तरफा जीत का भी ऐलान कर रहे हैं, और साथ में बहुत बड़ी बात कि ईरान को स्टोन एज यानी पाषाण काल की तरफ भेज देंगे। तो इसका क्या मतलब है? ईरान के लोगों ने ट्रंप के भाषण को किस तरह से लिया है, ट्रंप की धमकी, चेतावनी, अल्टीमेटम को किस तरह से लिया है? तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जाफरी साहब। ट्रंप का भाषण आपने सुना होगा, आप लोगों ने भी। ईरान में 20 मिनट के भाषण में 20 तरह के बयान हैं, लेकिन आपके लिए बहुत सख्त और कड़ा संदेश है ईरान के लिए, बैक टू द स्टोन एज, अगर बात नहीं मानी तो। शुक्रिया अंजुम जी, और तमाम व्यूवर्स को आदाब अर्ज करते हैं, आपको भी आदाब अर्ज करते हैं। देखें, ट्रंप क्या कहते हैं इस बात की अभी हमें इससे बहुत आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि ट्रंप की पिछले 10 दिनों में तकरीबन 25 डिफरेंट टाइप ऑफ उनके स्टेटमेंट्स आए हैं, जिनमें वो खुद ही इतना कॉन्ट्रडिक्शन करते हैं कि उन्हें खुद नहीं पता होता कि उन्हें कहना क्या है। सिवाय फ्रस्ट्रेशन और डेस्परेशन के ट्रंप के पास इस वक्त कुछ नहीं है। इसलिए पहले उन्होंने कहा कि होर्मुज खोलना पड़ेगा, फिर कहा 48 घंटे में खोलना पड़ेगा, फिर कहा नहीं 48 घंटे नहीं, 5 दिन का टाइम है, फिर कहा कि 10 दिन का टाइम है, फिर कहा कि हम नहीं खोलेंगे, फिर कहा कि कोई और खोलेगा, कहा यूके खुद खोल ले, फ्रांस खुद खोल ले, कल कहा कि हम नहीं खोलेंगे। हमने पहले 2 दिन में उन्होंने 9 बार कहा कि हमने ईरान को हरा दिया है। तो ट्रंप की बात जो है, मुझे लगता है कि अब दुनिया कोई सीरियस नहीं ले रही है। मार्केट मैनिपुलेशन और अमेरिका के डोमेस्टिक मार्केट और ऑयल प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करने के लिए वो तमाम स्टेटमेंट्स देते हैं। इन रियलिटी ऑन ग्राउंड उनके स्टेटमेंट का असर 0 है। हाँ, तो ठीक है, ये आपने कहा, लेकिन ये भी सही है कि 32 दिनों से चल रही जंग में ईरान में हजारों बम बरसे हैं, 1500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, भयंकर तबाही हुई है। और अब अमेरिका से जिस तरह से फौजों की रवानगी हो रही है, युद्धपोतों की रवानगी हो रही है, वेस्ट एशिया में जिस तरह से तैनाती हो रही है मरीन्स और पैराट्रूपर्स की, और साथ में अगर ये इस तरह की बात ट्रंप कह रहे हैं कि 2 हफ्ते के भीतर या 2 हफ्ते बाद बड़ा हमला होगा, तो इसका मतलब अमेरिका इस जंग से बाहर नहीं जा रहा है, जीत के एक तरफा ऐलान के साथ किसी बड़ी लड़ाई की तैयारी भी कर रहा है, या कहीं बड़ी चढ़ाई की तैयारी कर रहा है। देखिए अंजुम जी, जो डेटा और स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने है, उससे बिल्कुल क्लियर है कि अमेरिका की मिलिट्री की पोजीशन इस वक्त क्या है। जैसा कि आपने खुद ही न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट देखी है कि इनके 30-40 हजार सोल्जर्स इस वक्त होटल्स में रह रहे हैं, और इनके सोल्जर्स इस वक्त जो हैं वो मिलिट्री बेसिस में भी नहीं है। इनके मिलिट्री बेसिस की हालत, 13 मिलिट्री बेसिस तबाह हो गए हैं। तो अगर आपके 40 हजार सोल्जर्स कुछ नहीं कर पाए, तो 15-10 हजार सोल्जर्स आप नए लाके क्या कर लोगे? एक तरफ अंजुम जी ये टोटल अपने सोल्जर्स को बढ़ा के भी 60 हजार तक ले जाएंगे। ईरान के 9.5 लाख सोल्जर्स जो है वो ऑफिशियल है, और 1 करोड़ सोल्जर्स उनके बसीजी हैं। तो कहां पर तुलना की जा सकती है कि ये जमीन पर आएंगे? प्लस आप जानते हैं अंजुम जी, अगर जमीन पे जो भी सोल्जर्स आते हैं उनको एक डिप्लॉयमेंट चाहिए होता है, बैकअप चाहिए होता है, उनको सप्लाई चेन चाहिए होता है, उनको रुकने की जगह चाहिए होती है।
अगर जमीन पर आते हैं इनके सोल्जर्स तो सिवाय सुइसाइड एम्बिशंस के तमाम मिलिट्री एक्सपर्ट्स कह रहे हैं दुनिया में सिवाय सुइसाइड के या किल बॉक्स के इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन क्योंकि ये फ्रस्ट्रेटेड है, डेस्परेट है, कोई इनके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं हो रहे हैं, तो शायद ये करें, अपने सोल्जर्स को मरवाएं और बंधक भी बनेंगे इनके सोल्जर्स, प्रिजनर्स ऑफ वॉर भी बनेंगे। लेकिन ये सब करेंगे ताकि अमेरिका में पब्लिक ओपिनियन को वॉर के फेवर में कराया जाए। इसके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई वॉर ऑब्जेक्टिव ऑन ग्राउंड ये हासिल नहीं कर पा रहे। लेकिन ये बताइए जाफरी साहब, ये कहना कि वार ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर पा रहे, ठीक है, उनके बयानों से देखें, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि अगर अमेरिका इस जंग में डटा रहा तो ईरान, बार बार ये आती है कि अब ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के तौर पर एक ट्रम्प कार्ड है और वहां ईरान की भौगोलिक स्थिति बेहतर है और ईरान से अमेरिका शायद वहां जाकर लड़ना भिड़ना ना चाहे। लेकिन अगर ईरान के बरक्स अमेरिका अपनी पूरी ताकत लगाकर ग्राउंड ट्रूप्स को उतारता है तो अमेरिकी फौजों में भी तबाही होगी, लेकिन ईरान को भी एक बहुत बड़े ताकतवर मुल्क के साथ एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। ये इस तरह से नहीं है कि कुछ मिसाइलें यहां दागी, कुछ मिसाइलें वहां दागी, कुछ ड्रोन वहां फेंके, कुछ ड्रोन वहां उतारे, वो एक अलग किस्म की लड़ाई हो जाएगी, वॉरफेयर हो जाएगा। तो क्या ईरान इसके लिए भी तैयार है? अंजुम जी, ईरान ने 20 साल इस जंग की तैयारी की है और 100 लेयर्स में ईरान के प्लान है, 100 लेयर्स में। यानी अगर एक लेयर नहीं चलता तो नेक्स्ट लेयर और नेक्स्ट लेयर, इसे पूरे डॉक्ट्रिन ऑफ वॉर है जो आयतुल्लाह खामेनाई ने बनाया है। तो ये जो ईरान में आने की बात कर रहे हैं, तो ये तो 2-2-4 की बात है कि एक तरफ 9.5 लाख सोल्जर्स और एक तरफ 60,000 सोल्जर्स, और दो टाइप के जज्बे। एक वो सोल्जर्स जो दूसरे मुल्क में एंटर कर रहे हैं उनके ऑयल पे कब्जा करने के लिए, दूसरे वो सोल्जर्स जो अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए जा रहे हैं। दोनों में जज्बे में जमीन आसमान का फर्क है। दूसरी चीज, ईरान के चारों तरफ जाग्रोस पहाड़ है, ये तो आप जानते ही हैं, और इन पहाड़ों पे ईरान की गुफाएं हैं। एक तो पहली बात, ईरान के पास 9.5 लाख से ज्यादा सोल्जर्स हैं जो ऑफिशियल है, 1 करोड़ से ज्यादा ईरान के बसीज हैं जो ट्रेंड है लड़ने के लिए। तो ईरान से लड़ना और ईरान के अंदर एंटर करना ह्यूमन हिस्ट्री में अभी तक कामयाबी का ये सबब नहीं रहा है कि ईरान के अंदर किसी ने एंटर किया हो, बिकॉज ईरान का टेरेन ऐसा है कि दुश्मन कभी भी ईरान में अगर एंटर होना चाहता है तो ईरान में अगर आप कोई मिलिट्री जमीन पर आती है तो मिलिट्री को रीएंफोर्समेंट चाहिए होता है, उसको खाना पहुंचाना है, उसको अपनी सामान पहुंचाना है, सामग्री पहुंचाना है। तो ये कैसे पहुंचेगा जब ओपन लैंड है, पहाड़ है, हमारे पास जो यहाँ लड़ रहे हैं उनके पास गुफाएं हैं और उनके पास तमाम चीजें हैं, दुश्मन के पास कुछ नहीं है और दुश्मन मिसाइल मार सकता है। तो तमाम मिलिट्री एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अमेरिका का आना यानी सुइसाइडल है, ये तो क्लियर है, लेकिन शायद वो डेस्परेशन में सुइसाइड भी कर ले, बिकॉज उनके पास इस वक्त कोई और ऑप्शन उनके सामने टेबल पे नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ये बताइए कि ईरान में, जैसे आपने भी आज सुना होगा ट्रंप का भाषण, तो ट्रंप के भाषण को सुनकर आपको क्या लगा, उससे क्या संदेश आपको दिखा ट्रंप के भाषण में? उसको कैसे आप एनालाइज करेंगे? दुनिया भर के लोग डिकोड करने में लगे हैं कि ट्रंप क्या कह रहे थे, उसका क्या मतलब है। देखिए, ट्रंप जो है, आप समझिए, वेस्टर्न इंपीरियलिज्म और सुपीरियोरिटी के कॉन्सेप्ट को, उनको ये लगता है कि दुनिया मेरी गुलाम है और पूरी दुनिया मेरे सामने झुक जाना चाहिए क्योंकि मेरे पास बहुत ताकत है। ईरान ने ये जो ताकत का गुब्बारा था इसको फोड़ दिया और ईरान ने ये बताया कि तुमसे लड़ा जा सकता है। अब ये फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि इनके सामने ऑप्शन कोई नहीं है सिवाय इसके कि उनके पास भारी बम है और वो बड़ी तादाद में इंसानों को मारे, वरना मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स इनके कोई भी हासिल नहीं हो रहे। मिसाल के तौर पर ये होर्मुज को आजाद कराना चाहते हैं, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? इसलिए बिकॉज होर्मुज का जो वाटर वेव है जहां से शिप्स को गुजरना है, ईरान 500 किलोमीटर अंदर रह के भी मिसाइल मार सकता है, और अगर होर्मुज में एक शिप पर भी अगर मिसाइल लगती है तो होर्मुज अनसेफ हो जाएगा और कोई इंश्योरेंस नहीं करेगा और वहां से कोई शिप्स नहीं गुजरेगी। तो होर्मुज पे कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट नहीं है, होर्मुज को अनसेफ करना इंपॉर्टेंट है। ईरान के पास वही है, ईरान के तो होर्मुज को वो आजाद कर नहीं सकते।
अब्राहम लिंकन उसकी नजदीक आ नहीं रही है, जेरार्ड फोर्ड कल ग्रीस से क्रोएशिया पहुंच गई है। यानी इनके पास क्या ऑप्शंस है? इनके 40,000 सोल्जर्स जो हैं वो होटल्स में रह रहे हैं। अमेरिका का ये जो गुब्बारा था ना कि हम बहुत सुपर पावर है, हमारी मिलिट्री बहुत सुपर पावर है, इसको ईरान ने फोड़ दिया है। या यानी हमारे व्यूअर्स और दर्शक आहिस्ते आहिस्ते समझते जाएंगे कि ये जो इनका पूरी दुनिया में एक हेजेमनी थी, ईरान ने इस भूत को उतार दिया है लोगों के जहनों से। लेकिन ये बताइए, अब जो बयान आ रहे हैं बीते 4 दिनों से, जैसे आपके राष्ट्रपति ईरान के मसूद पेजेश्कियन की जो चिट्ठी है अमेरिकी आवाम के नाम, 4 पन्ने की चिट्ठी मैंने पढ़ी। अब उस चिट्ठी में जो संदेश है वो दरअसल अमेरिकी आवाम को ये कह रहे हैं कि हमारी अमेरिका से कोई दुश्मनी नहीं है, इजराइल हम पर हमला करता है, या अमेरिका ने ईरान से क्यों दुश्मनी की, और साथ में अमेरिकी आवाम से अपील कर रहे हैं कि तुम हकीकत समझो और समझो कि ये ईरान पर हमला हुआ है कैसे गैर वाजिब है और कैसे गलत है। तो उससे ये संदेश भी है कि ईरान भी चाहता है कि जल्दी जंग खत्म होके कुछ रास्ता निकले, ऐसा नहीं है क्या? ईरान ये चाहता है कि अमेरिका जंग से बाहर निकल जाए और इसराइल को अकेला छोड़ दे, और पूरे मिडिल ईस्ट से वो खुद बाहर निकल जाए, और पूरे मिडिल ईस्ट से जब वो बाहर निकलेगा तो लड़ाई खत्म हो जाएगी और फिर हम हैं और इसराइल है। तो क्या होगा? इसराइल तो आपके यहाँ ईरान में रोज बमबारी कर रहा है। परसों रात में इस्फहान में बमबारी की, उसके अलावा अलग अलग जगहों पर इसराइल रोज बम मार रहा है, क्योंकि एयर स्पेस पर इसराइल की सुप्रीमेसी है। वो तो आसमान से आता है और 2000 किलोमीटर से बम मार के उसके जेट्स चले जाते हैं। और उसी रात को इसराइल और टेल अवीव और अराद और दिमोना में भी वही होता है, क्योंकि उनके एयर के ऊपर भी ईरान की सुप्रीमेसी है और ईरान भी मिसाइल्स मारता है और उन मिसाइल्स को वो भी नहीं रोक पाते हैं। आईडीएफ के जो हेड हैं जामिर, आईडीएफ के हेड, उन्होंने जेरूसलम पोस्ट में कहा है कि आईडीएफ इज अबाउट टू इंटरनली कोलैप्स, यानी हम लोग अपने अंदर से ही टूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो सोल्जर्स लड़ रहे हैं वो रिजर्विस्ट है, यानी हमारे पास सोल्जर्स नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा कि हमारे पास रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा, और जो रिजर्विस्ट की फैमिलीज है वो परेशान है। 20,000 सोल्जर्स आज उनके पास कम है। वो कहती है अगर एक रेड फ्लैग करना होगा तो मैं 10 रेड फ्लैग कर रहा हूं कि आईडीएफ इज अबाउट टू कोलैप्स। तो एक आर्मी जिसके पास इतनी कमी है और वो इतने फ्रंट पे लड़ रहा है, ईरान तो बहुत दूर की बात है। अंजुम जी, डेली जो वहां से वीडियोस आ रहे हैं, हिजबुल्ला जिसको कह रहे थे खत्म हो गया, हिजबुल्ला इनको इतनी बुरी तरीके से मार रहा है कि डेली 10-15 मरकावा के तो खुद ही वीडियो रिलीज कर रहा है कि हमने आज 10 मरकावा को मार दिया, आज इतने सोल्जर्स इनके घेरे गए हैं। तो इसराइल अकेला हिजबुल्ला और हमास से नहीं लड़ पा रहा है, तो ईरान तो बहुत दूर की बात है। और ईरान की मिसाइल्स जो हैं वो आपको पता है कि उस वक्त, क्योंकि वहां सेंसर है तो तमाम चीजें दिखाई नहीं जा रही है, लेकिन खुद इसराइल कबूल कर रहा है कि 5,000 से ज्यादा, 4 दिन पहले जेरूसलम पोस्ट में आया था, 5,000 से ज्यादा जख्मी हुए। तो अगर वो 5,000 कह रहे हैं तो 50,000 आप पकड़ के ही चले, बिकॉज उनके यहाँ एक्सट्रीम सेंसरशिप है। और खुद इंडियन जर्नलिस्ट कहते हैं कि आप हॉस्पिटल्स विजिट नहीं कर सकते, मालूम नहीं कर सकते कि एक्चुअली क्या हो रहा है इजराइल में। तो यही बात ईरान के लिए ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान की कैपेबिलिटी जो है मिसाइल की 90% खत्म हो गई है। ईरान से मिसाइल दागने की जो रफ्तार थी 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन पहले, ग्रेजुअली वो बहुत डिटोरिएट कर रही है। अब जैसे लोग कहा जा रहा है कि कल मान लीजिए आईआरजीसी ने धमकी दी थी कि वेस्ट एशिया में जो 18 अमेरिकी कंपनियां हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और टेस्ला जितनी भी है, उन इंटेल सब पर हमले करेंगे। लेकिन ऐसी कोई बड़ी खबर आई नहीं। बहरीन में कहीं अमेजन पे कोई हमला हुआ। तो ईरान को लेकर भी कहा जा रहा है कि जो ईरान की मिसाइल पावर थी कहीं ना कहीं कम हुई है, ईरान की तरफ से हमले की रफ्तार कम हुई है। नहीं है ऐसा? नहीं, ईरान की तरफ से ईरान ने जो पोजीशन लिया है, पहले ईरान ने, देखिए अंजुम जी, वॉर की स्ट्रैटेजी ईरान की ये थी कि पहले 3 से 6 दिनों में ईरान ने हमले ज्यादा किए और ईरान, अमेरिका और इसराइल की आंख फोड़ दी। यानी क्या, उनके तमाम रेडार सिस्टम, थार्ड सिस्टम, इंटरसेप्टर्स, आईपीएस, F-132 इस पे मारा। 8 थार्ड में से 5 थार्ड उनके डिस्ट्रॉय हो गए हैं, उनके इंटरसेप्टर्स खत्म हो गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जेरूसलम पोस्ट कह रहा है कि इंटरसेप्टर्स जो है उनके वो खत्म हो रहे हैं, और उनके पास इंटरसेप्टर्स अभी बचे नहीं हुए जंग में जाने के लिए। तो अगर आप इस पोजीशन को देखते हैं तो ईरान ने पहले दिनों में उनके इंटरसेप्टर्स को मारा। अब ईरान जो है मिसाइल्स मारता है, तो मिसाइल्स आप डेली वीडियोस देखते हैं कि टेल अवीव की
आसमान पर ईरान की मिसाइल्स होती है, बिकॉज उनके पास इंटरसेप्टर्स और उनके सेंसर्स को ईरान ने तबाह कर दिया है। अब ईरान जो मिसाइल्स मार रहा है, वो मिसाइल की तादाद कम है, लेकिन उसकी वॉल्यूम यानी उसके अंदर बम की जो कैपेसिटी है वो कम से कम 1 टन वाली मार रहा है। क्लस्टर बम तो क्योंकि ईरान उसमें ने होते अपनी हैं मल्टी म्यूनिशन। हाँ जी, तो ईरान ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी है, क्योंकि अब उनके जब मिसाइल्स जाते हैं तो इंटरसेप्टर्स उसे रोक नहीं पाते, बिकॉज ईरान ने उसे तबाह कर दिया है। तो ईरान कम मिसाइल्स मारता है, लेकिन पिन पॉइंट एक्यूरेसी से मारता है, जिसकी वजह से इजराइल के अंदर अभी भी, यानी मसलन कल ही मैं एक न्यूज देख रहा था, वो न्यूज का जर्नलिस्ट कह रहा था कि मसलन 12 घंटे में मैंने तकरीबन 14 बार सायरन सुने। तो 14 बार अगर सायरन सुने तो मिसाइल्स कम कहां से हो गई? ये बताइए, परसों वॉल स्ट्रीट में खबर मैंने पढ़ी थी कि ईरान में वॉलेंटियर्स की भर्ती के लिए जाफदा करके कोई मुहिम चल रही है, जिसमें आम लोग भर्ती हो, जाफिदा इसका शायद मतलब होता है। ऐसा है क्या? नहीं, ईरान में खुद से ऐलान हो रहा है कि अगर जंग होगी तो हम लोग इतने लोग एंटर होने के लिए तैयार हैं, लेकिन ईरान को अभी जरूरत नहीं है। ये लोगों के अंदर जज्बा है। जिस दिन खार्ग आइलैंड पे हमला हुआ था, उसी दिन अगले दिन खार्ग आइलैंड में जाने के लिए लोगों ने इतनी टिकट्स खरीदी और कहा कि खार्ग आइलैंड पे अगर हमला होगा तो हम सब जनता खार्ग आइलैंड जाएगी खार्ग आइलैंड का दिफा करने के लिए। तो लोगों में जो स्पिरिट है अंजुम जी, वो बहुत हाई है और ईरान की पब्लिक के लिए क्लियर है। और अमेरिकन एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि आफ्टर दिस वॉर ईरान दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज में आ जाएगा, बिकॉज इकोनॉमिकली और मिलिट्रीली ईरान अपने आप को साबित कर देगा कि ईरान विल बी वेरी डिफरेंट। प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर ईरान विल बी वेरी डिफरेंट। और यहाँ की आवाम के लिए ये क्लियर है कि ये एक फैसला कुन निर्णायक जंग है, जहां पर ईरान अपनी पोजीशन पूरी दुनिया में बदल देगा। उसके लिए ईरान जितनी सेक्रीफाइस देना है वो यहाँ की जनता देने के लिए तैयार है। क्या पोजीशन बदल देंगे? एक बार हर बार हम इंडोर्स करते हैं बात करके कि भाई अब क्या है। 5 दिन पहले तक था कि अमेरिका ईरान की शर्तें माने, ऐसी खबरें आ रही थी, कुछ शर्तें ईरान की तरफ से समय समय पर दी गई। अब ताजा अपडेट क्या है? अब कुछ तो फ्लेक्सिबिलिटी आपकी तरफ भी आई होगी, ऐसा नहीं है? क्योंकि अब्बास अराक्ची ने कहा कि स्टीव विटकॉफ की तरफ से कुछ संदेश आया है, कुछ देश इसमें मध्यस्थता कर रहे हैं, पाकिस्तान और चाइना भी इसमें इन्वॉल्व है, तो कुछ तो फ्लेक्सिबिलिटी आई होगी ना वहां। ईरान में क्या बात हो रही है इस पर? ईरान में जो डिसीजन है वो 3 एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी मसलन जो प्रेसिडेंट और फॉरेन मिनिस्टर, उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस कहते हैं, मिलिट्री जो आईआरजीसी है, और ईरान की जो लीडरशिप है, सुप्रीम लीडरशिप, तीनों का एक डिसीजन है, रेजिस्टेंस अंटिल एंड अनलेस वी अचीव ऑल आवर ऑब्जेक्टिव। ये जंग 2 सिविलाइजेशन में है। एक सिविलाइजेशन इंपीरियलिज्म की है, जो पूरी दुनिया की दौलत पे कब्जा करना चाहता है। उसके मुकाबले में एक फोर्स है जिसे रेजिस्टेंस कहते हैं, कि जो अपनी इज्जत और शरफ और गैरत के लिए लड़ाई कर रहा है। और ये जंग के अंदर इंपीरियलिज्म को बुरी तरीके से शिकस्त दी जाएगी। ये ईरान की आवाम के लिए क्लियर है, यानी ईरान की आवाम ये भी जानती है कि नेक्स्ट ये मंथ जो है, ये मंथ के अंदर ईरान के ऊपर हमला शदीद होगा, ज्यादा इंसानों को मारा जाएगा, ज्यादा ह्यूमन लॉस होगा। इसके अलावा अमेरिका के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है टू किल एंड टू किल एंड टू किल। और ये होप में कि शायद ईरान इतनी मौतों के बाद, इतनी शहादतों के बाद सबमिट हो जाएगा। लेकिन ये करबला वाली कौम है, जितनी मौतें होंगी उतना इस कौम में जज्बा मुकाबले का बढ़ता चला जाएगा। और अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है सिवाय इसके कि वो जलील होके जिल्लत के साथ इस पूरे वेस्ट एशिया से बाहर चला जाए। उसके तमाम एयर बेसेस, मिलिट्री बेसेस तबाह हो चुके हैं। अब्राहम लिंकन 1500 किलोमीटर दूर खड़ा है। उसका जेराल्ड फोर्ट जो है वो ग्रीस तक और क्रोएशिया तक पहुंच गया है। उनके सोल्जर्स 1 महीने से ज्यादा हो गया है, नजदीक आने को तैयार नहीं है। मिलिट्रीली उन्होंने कोई ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं किया। ईरान में रेजिम चेंज से शुरू किया था, होर्मुज की आजादी तक आ गए। इनके पास कोई गोल्स नहीं है, कोई इनके पास ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, सिवाय एक चीज ये जो कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन लाइव्स को और सिविलियंस को मारे। ये करके ये ईरान को हरा नहीं सकते, घुटने पे ला नहीं सकते। जितना मारेंगे उतना इसी कौम में जज्बा बलिदान का, कुर्बानी का, करबला वाले होने की वजह से सर कट सकता है, सर झुक नहीं सकता। ये कौम का एक कॉमन थीम है कि हम कभी जालिम के सामने झुक नहीं सकते।
ये थीम के साथ अमेरिका, और मैं अंजुम जी आपके जरिए व्यूअर्स को ये मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इंपीरियलिज्म का जनाजा उठने वाला है, और इंपीरियलिज्म के जनाजे उठने के लिए हम सबको तैयार रहना चाहिए। चलिए, चूंकि ऑडियो डिस्टरबेंस है इसलिए आखिरी सवाल कि ये खबर आई तेहरान इंटरनेशनल के, ईरान इंटरनेशनल के की तरफ से कि ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और आईआरजीसी के बीच डिफरेंसेज हो गए कमांड को लेकर, और आईआरजीसी प्रेसिडेंट को नहीं मान रहा है, प्रेसिडेंट की तरफ से कुछ अपॉइंटमेंट को रिजेक्ट किया गया। ये ईरान इंटरनेशनल के हवाले से आया और उसके बाद बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया में इस तरह की खबर छपी। तो ऐसा कुछ है, तनातनी वहां? अंजुम जी देखिए, मैंने आपसे पिछली बार भी ये बात कही थी, ईरान इंटरनेशनल क्या है? ईरान इंटरनेशनल सऊदी फंडेड और इजरायली फंडेड एक ऑर्गेनाइजेशन है। 2018 में द गार्डियन में इसके बारे में रिपोर्ट भी छपी है कि ईरान इंटरनेशनल एक फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है जो ईरान की रेजिम चेंज और अमेरिकन पॉलिसी और एजेंडा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसकी बात अगर हम लोग करें तो ये हमारा और व्यूअर्स दोनों का टाइम वेस्ट करने के बराबर है। ईरान इंटरनेशनल एक एजेंडा है ईरान के खिलाफ, और अगर हम लोग इस पे बात करें और उसका जवाब दें तो ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं, और उनका काम ही है ईरान के खिलाफ प्रोपोगेंडा फैलाना। तो मुझे लगता है कि ईरान इंटरनेशनल को हमें सीरियस नहीं लेना चाहिए। अच्छा, चलिए आखिरी सवाल, कितने कमांडर्स चूंकि मारे गए आईआरजीसी के, कल भी मारे गए, परसों भी, जो हॉर्मुज में जो वहां के नेवी चीफ थे उनको उनकी टारगेट किलिंग हुई, टारगेटेड किलिंग हर जगह हो रही है, तो इससे फर्क तो पड़ रहा होगा ना मिलिट्री कमांडर्स पर, जो लोग लीडरशिप देते हैं आईआरजीसी को और वहां के मिलिट्री ऑपरेशन को डिसाइड करते हैं। जी, इससे सिर्फ एक चीज हो रही है कि लीडरशिप जवानों के हाथों में आ रही है। जो आयतुल्लाह खामेनी हमेशा कहते थे कि कौम की लीडरशिप, जो शहीद हो गए, कहते कौम की लीडरशिप जवानों के हाथ में होनी चाहिए, क्योंकि जवानों में जो जज्बा होता है वो हमारे जो एज गुजर जाती है उनके अंदर वो जज्बा नहीं होता। ये सारे लोग जो है 60+ हैं, इन लोगों ने अपनी जिंदगी जी चुके हैं, इस्लाम और ईरान की खिदमत कर चुके हैं। अब इससे सिर्फ ये हो रहा है कि जो लीडरशिप है वो जा रहे हैं तो जाएं, जा रहे हैं तो जाते जाएं, आप ये करें। अरे यहाँ शहादत यानी खातिमे का नाम नहीं है। शहादत यानी अपने आप को बलिदान कर देना, हक की राह में कुर्बानी। मेरे एक दोस्त हैं, उनके दोस्त जो हैं वो नेवी में, तो उन्होंने बताया कि आगाए तंगसीरी जिनकी शहादत हुई है वो नेवी पे आते थे बोट्स पे डेली मुलाकात के लिए। यानी ये मेरे लिए बहुत ताज्जुबावर था कि भाई आप कमांडर है, नेवी के हेड है, आपको क्या जरूरत है आप बंकर में रहे। ये हमारे व्यूअर्स को नहीं समझ में आएगा कि ईरान में मेन उनकी ताकत, उनकी आइडियोलॉजी है करबला वाली शहादत। ये इनकी स्ट्रेंथ है, इनकी वीकनेस नहीं है। जितना शहीद होंगे उतने ज्यादा मजबूत होंगे। ये शायद क्योंकि उस दुनिया के अंदर लोग नहीं है, और वो दुनिया के अंदर जब हमारा लीडर शहीद होता है पूरी कौम में एक चार्ज आ जाता है, पूरी नेवी में एक चार्ज आ जाता है। ये तसव्वुर शायद वहां नहीं है। वहां मौत मायूसी लेके आती है, यहाँ मौत जज्बा लेके आती है। ये दो नजरिए हैं दुनिया को देखने के और जीने के। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जमीर अब्बास जाफरी साहब। आज मेरे ख्याल से नेटवर्क इशू भी है, इसलिए थोड़ी बातचीत में दिक्कत भी हुई। दर्शकों से भी माफी, और बहुत बहुत शुक्रिया जमीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।